अच्छो यस सर। सीएमए फाउंडेशन दिसंबर 25 एग्जाम आज खत्म हुआ। मैं और मेरी पूरी टीम ने हर पेपर का रिव्यू डाला, जिसमें अकाउंट्स का स्नेहा मैम ने ऑलरेडी पेपर रिव्यू डाल दिया है अलॉन्ग विद सॉल्यूशन, लॉ का सतीश सर ने डाल दिया है अलॉन्ग विद सॉल्यूशन, मैथ्स का आपको हमारे प्रणय सर ने ऑलरेडी डाल दिया, और मैं और करण सर अब आपके सामने आ चुके हैं इकोनॉमिक्स का आपका पेपर रिव्यू लेकर के। राइट तो अब इस पेपर रिव्यू के अंदर में क्या है, पहली बात तो ये जो पेपर रिव्यू होता है ये बच्चे को हेल्प क्या करता है, ये बच्चों को हेल्प कर देता है कि यार आज ही तू समझ ले कि लगभग लगभग एग्जाम में ऑप्शंस क्या होने चाहिए थे, तूने क्या करके आया, और उस हिसाब से तेरा नेक्स्ट लेवल का प्रिपरेशन ऑटोमेटिकली चालू हो जाए। राइट अगर तुझे लगता है फेयरली तूने सब कुछ सही किया है तो आप हमारे साथ इंटर लेवल पे आ सकते हैं और इंटर लेवल पे पूरी की पूरी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, और नहीं तो फिर अकॉर्डिंगली फाउंडेशन के प्रिपरेशन के लिए आपको हेल्प हो जाए। राइट तो लगभग लगभग 50 से लेकर के 68 अराउंड तक के जितने एमसीक्यू थे ये सारे एमसीक्यू आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स पे बेस्ड थे जो मैं देख रहा हूं, और 69 से लेकर के आगे तक के जितने भी एमसीक्यू है ये हमारे भाई करण सर आपको हैंडल कर रहे हैं। इंटर में भी आपको हमारे डीटी आईडीटी के अंदर में मिल रही है। तो खैर आइए मैं आपको एक एमसीक्यू अलॉन्ग विद द रीजन बताता हूं, एंड आई होप ये एमसीक्यू देखने से पहले हमारी पूरी टीम ने आपको जो एमसीक्यू की सीरीज की झड़ी लगाई थी हमारे एकत्वम फॉर सीएमए चैनल के ऊपर, वो आपने जरूर देख ली होगी, और नहीं देखी होगी तो ये सही टाइम है, आपने देख ही लेना चाहिए। ये जो एमसीक्यू है मेरे हिसाब से स्पेशली जो माइक्रो का पोर्शन है ये सीए फाउंडेशन वाले बच्चे भी देख सकते हैं, क्योंकि उनको भी सिलेबस जो है वो सेम है। तो आपको अगर और प्रैक्टिस के हिसाब से इसको देखना है तो आप बिंदास देख सकते हो। यस तो चलिए लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले आपका 51th एमसीक्यू आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। अब आपको याद दिला दूं इकोनॉमी के सेंट्रल प्रॉब्लम क्या थे, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, और इन तीनों में ही वो ऑप्शन दिख नहीं रहा है, इसीलिए आंसर पहले का ही आना चाहिए, नन ऑफ दी अबव, ये आपका पहला आंसर होना चाहिए। फिर आता है 52nd क्वेश्चन, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब सीए फाउंडेशन में ये कंसेप्ट नहीं है, ये एक्सक्लूसिवली सीएमए फाउंडेशन के अंदर में ही है। अब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो होता है ये बेसिकली डिमांड कर्व जैसा होता है, और इसी के लिए इसका आंसर होना चाहिए डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड कॉनकेव टू ओरिजिन। तो इसका आंसर होना चाहिए बी बेटा, आंसर इसका बी आएगा। आता है नेक्स्ट 53rd, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। हमें ऐसी चीज ढूंढना है जो करेक्ट हो। ठीक है अब अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, डिमांड शेड्यूल शोज द लिस्ट ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ डिफरेंट गुड्स एट द सेम प्राइस। सर ये गलत है, क्योंकि डिमांड शेड्यूल क्वांटिटी डिमांडेड एट डिफरेंट प्राइसेस शो करता है, तो सेम प्राइस ये सही ऑप्शन नहीं है। इस बार जो माइक्रो का पेपर आया था ना वो बहुत कॉन्सेप्चुअल ओरिएंटेड था, और जिस बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है ना मेरे भाई, उसका ये पेपर बड़ा आसान गया होगा, नहीं तो उसको ये पेपर बहुत डिफिकल्ट लगा होगा, क्योंकि स्पेशली इको का माइक्रो वाला पोर्शन ना इन्होंने बहुत तगड़ा दिया था। मार्केट डिमांड शेड्यूल इज अ वर्टिकल सबमिशन, यही कंसेप्ट गलत है, इट इज अ हॉरिजॉन्टल सबमिशन। तो ये वर्टिकल सबमिशन नहीं होता, ये हॉरिजॉन्टल सबमिशन होता है सभी जगह का, तो ये भी सही नहीं है। डिमांड शेड्यूल शो द लिस्ट ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ डिफरेंट गुड्स एट डिफरेंट प्राइस। राइट डिमांड शेड्यूल इज अ टेबल शोइंग प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, ये सही ऑप्शन होना चाहिए था। राइट बट क्योंकि वो सही नहीं है, इसका बेस्ट आंसर बनेगा डी, डिमांड मार्केट डिमांड शेड्यूल इज अ सबमिशन, हॉरिजॉन्टल सबमिशन ऑफ द इंडिविजुअल डिमांड कर्व। जितने भी इंडिविजुअल डिमांड कर्व है जब हम इसको ऐड कर देते हैं तो ये बन जाता है मार्केट डिमांड शेड्यूल। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, इसका सही आंसर होना चाहिए बेटा डी। नेक्स्ट आता है आपका 54, एट विच पॉइंट ऑफ लीनियर डिमांड कर्व पॉइंट इलास्टिसिटी इज मिनिमम। अब सबसे पहले एक बात समझते हैं, इलास्टिसिटी की अगर बात करें तो एक डिमांड कर्व पे आपकी जो इलास्टिसिटी होती है वो 5 एंगल पे होती है। राइट आप याद करेंगे, देखो ई इज इक्वल टू 0, ई इज इक्वल टू अनलिमिटेड, ई इज इक्वल टू 1, ई इज इक्वल टू मोर देन 1 और ई इज इक्वल टू लेस देन 1। अब वो यहां क्या पूछ रहे हैं, इलास्टिसिटी मिनिमम किस पॉइंट पे होती है, बॉटम पे। ई जहां पे आपका क्या हो जाता है 0 हो जाता है, वहां पे आपका मिनिमम बॉटम पॉइंट पे क्या होता है, इलास्टिसिटी मिनिमम होती है, पॉइंट इलास्टिसिटी मिनिमम होती है, इसलिए इसका आंसर क्या होना चाहिए बेटा, बी होना चाहिए। फिर आते हैं 55, अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट विल टेक प्लेस। ओके अब यहां पे मुझे एक बात बताइए, सप्लाई का बेसिक रूल क्या था, सप्लाई का बेसिक रूल था इफ द प्राइस गोज अप द सप्लाई गोज अप
और अगर सप्लाई ऊपर जाता है तो बेसिकली आपका सप्लाई कर्व जो है ये कहां शिफ्ट होता है, राइट में शिफ्ट हो जाता है। तो आपको बताइए सप्लाई कर्व का अगर एक्सपेंशन हो रहा है, एक्सपेंशन मतलब इंक्रीज हो रहा है, तो क्या हुआ होगा, लॉ ऑफ सप्लाई कहता है इंक्रीज ऑफ प्राइस हुआ होगा तो सप्लाई बड़ा होगा, और सप्लाई बड़ा होगा तो सप्लाई कर्व जो है वो राइट में शिफ्ट हुआ होगा। तो बेसिकली क्वेश्चन वाज रिलेटेड टू सप्लाई एंड एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई। एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई कब हो रहा है, जब कर्व आपका कहां शिफ्ट हो रहा है, राइट में, और ये कब होगा, जब प्राइस इंक्रीज होगा। लॉ ऑफ सप्लाई पे भी आप इसका आंसर दे सकते हैं। यस, तो बेसिकली लॉ ऑफ सप्लाई पे इसका आंसर बेस्ड होगा। फिर आते हैं 56 के ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट कर्व इज कंटिन्यूअसली फॉलिंग। अब मेरी एक बात समझिएगा, राइट, एक ही कर्व है जो कंटिन्यूअसली फॉल होता है जैसे जैसे आपका प्रोडक्शन इंक्रीज होता है, वो होता है एएफसी, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। देखिए फिक्स्ड कॉस्ट कर्व जो होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, लेकिन एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व जो होता है वो डाउनवर्ड फॉलिंग होता है। हालांकि ना ये एक्स एक्सिस को टच करता है और ना ये वाई एक्सिस को टच करता है, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट कभी भी आपकी जीरो नहीं हो सकती। पर हाँ, आपकी फिक्स्ड कॉस्ट जैसी आउटपुट इंक्रीज होता है वैसी आपकी फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती जाती है, रिड्यूस होती जाती है। इसलिए इसका जवाब एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट होना चाहिए। इसलिए इसका जवाब क्या होना चाहिए बेटा, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट होना चाहिए। फिर आता है आपका 57, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ एमपी डज नॉट टेक। इसमें से एमपी में क्या नहीं आता, पहले याद कर दो। एमपी मतलब क्या, मार्जिनल प्रोडक्ट। याद करके देखो मेरे बच्चों, मार्जिनल प्रोडक्ट कैन बी पॉजिटिव, जीरो और निगेटिव, ये हम लोगों ने सारे ने पढ़ा हुआ है। सो एमपी जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, एमपी तीनों हो सकता है। इसलिए इसका जवाब हो सकता है कैन नॉट बी डिफाइंड। ये जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। तो बेस्ट आंसर इसका जो होना चाहिए वो डी होना चाहिए बेटा। फिर आता है आपका, इफ इन एन इकोनॉमी डिमांड इंक्रीज वेल सप्लाई रिमेन कांस्टेंट। अगर डिमांड बढ़ गया और सप्लाई वहीं पड़ा है, बात समझना वाले। यस, अगर डिमांड बढ़ गया और सप्लाई वहीं है, बराबर, सप्लाई नहीं बढ़ रहा, तो क्या होगा। अब इधर देखिए, बेसिकली आपको अगर याद हो तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। अगर हम बात करें तो तुम किसी डिमांड कर्व से और मैं किसी सप्लाई कर्व से, इक्विलिब्रियम पे हम जरूर मिलेंगे। तो सप्लाई कर्व ऊपर जाता है, डिमांड कर्व नीचे जाता है, राइट। डिमांड इंक्रीज हुई मतलब डिमांड कर्व कहां शिफ्ट हुआ होगा, राइट में शिफ्ट हुआ होगा, क्योंकि अगर डिमांड कर्व शिफ्ट, डिमांड इंक्रीज होती है, डिमांड कर्व राइट में शिफ्ट होता है। अब जैसे ही राइट में शिफ्ट हुआ, प्राइस भी ऊपर चले गया, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी ऊपर चले गई। तो राइट आंसर क्या है बेटा, आंसर शुड बी ए, इंक्रीज इन बोथ द प्राइस एंड द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। यस और नो।